टीएलपी के साथ इस हुकूमत ने मुआहदा किया है जिसके मुंदरजात बताते हुए हुकूमत शर्मा रही है। इमरान खान ने तो अपने लोगों से कहा है कि इस मामले पर गुफ्तगू ही न करें और आज की कलदम कल ताज़ा दम होकर सामने आने की तैयारी कर रही है। पीटीआई वस्ती पंजाब के सदर एजाज चौधरी फूल हार लेकर साद रिजवी की रिहाई पर इस्तकबाल करने का अज़्म जाहिर कर रहे हैं, जबकि फवाद चौधरी राग किरवानी बजा रहे हैं। ये हो क्या रहा है, बात करेंगे सेठी साहब से। कल के वज़ीर खजाना और आज के मुशीर खजाना शौकत तरीन ने नवीद सुनाई है कि IMF का मुआहदा इस हफ्ते हो जाएगा। साथ ही खबरदार कर दिया है कि बिजली और गैस मजीद महंगी होगी। लोग कैसे गुजारा करेंगे, मुआहदे में अब क्या चीज अटकी हुई है, पूछेंगे सेठी साहब से आज के प्रोग्राम में। अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में आपको खुशामदीद कहते हुए मैं हूं सैयद आयशा नाज। मेरे साथ हस्बे मामूल मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, चश्मे फलक ने ये नज़ारा देखा है। वो एक शेर है, उर्दू शायर हैं, वो कहते हैं बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। इतनी जल्दी तो शायद आसमान भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी इस हुकूमत की स्ट्रेटजी ने रंग बदला है। 2 हफ्ते पहले तक जो शिद्दत पसंद जमात थी, मिलिटेंट्स थे, जिनको फंडिंग होती थी और जिनके बैरून मुल्क से अकाउंट्स ऑपरेट होते थे और जो मुल्क की सलामती को ख़तरा थे, अब उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप की बात हो रही है और साथ ही एक उनके मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं। उन पर रिपोर्ट इरसाल कर दी गई है वज़ारत दाखिला को। उनके कारकुन रिहा हो गए हैं कुछ और कुछ रिहा कर दिए जाएंगे। साद रिजवी साहब जो हैं उनकी रिहाई की तरफ भी पेशरफ जारी है, यानी वो मुआहदा जो हुकूमत और टीएलपी के दरमियान हुआ उस पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया है। दूसरी तरफ हम कैबिनेट मीटिंग में ये देखते हैं कि वज़ीर आज़म ने मना कर दिया है इस मामले पर मुख्तलिफ वज़रा को बयानबाजी से, और उनका ये कहना है कि ये हसास मामलात हैं और इस पर जो मुआहदा है उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर यही सब कुछ करना था तो पहले ये सब हवा क्यों बनाया गया? क्या इस मामले को लेकर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे आज भी है और इससे पहले भी थे? हाँ, इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब आप इनकी शक्लें देखते हैं फवाद चौधरी की और बाकी लोगों की, तो उसमें तो गुस्सा भी नज़र आता है और मायूसी भी नज़र आ रही है। और अगर ये सारा मामला अच्छा तय पाया है और टीएलपी जो है वो पीछे हट गई है और नेगोशिएशन कामयाब हो गई हैं, तो इन्हें तो खुशी मनानी चाहिए। तो ये तो खुशी नहीं मना रहे, ये तो बड़े मायूस लग रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कुछ दाल में काला है। और आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, क्या उस वक़्त एक पेज पे थे और अब भी एक पेज पे हैं, या उस वक़्त एक पेज पे थे और अब एक पेज पे नहीं हैं? अर्ज़ ये है कि आपको याद होगा कि इस सब मामले के दौरान एक ब्रीफिंग दी गई थी एक ISI हेडकोार्टर्स में, और उस ब्रीफिंग में मालकान को बुलाया गया था मीडिया के, और वहाँ ब्रीफिंग के दौरान ये कहा गया कि देखिए ये स्टेट की जो रिट है उसको कायम करना है और हम बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होंगे। हुकूमत का ये फ़ैसला है कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। उसी वक्त आपको याद होगा कि शेख रशीद भी और फवाद चौधरी भी धंधन आ रहे थे कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता, और हमें ये भी कहा गया था कि काबीना के अंदर एक फ़ैसला हुआ है कि जी बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होगी और स्टेट की रिट जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी। इसीलिए उस वक्त रेंजर्स को बाहर बुला लिया गया था, गवर्नमेंट ने बुला लिया था कि अगर ज़रूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल करेंगे। उस ब्रीफिंग में मेरी इत्तला के मुताबिक उसमें यह कहा गया था कि देखिए अगर हमें स्टेट की रिट इस्टेब्लिश करनी पड़ी तो फिर जाहिर है अगर दूसरी साइड ने रेजिस्ट किया और तशद्दुद किया तो फिर रियासत को भी तशद्दुद करना पड़ेगा। और इसलिए हमें मीडिया से ये रिक्वेस्ट है कि अगर टीएलपी की तरफ से तशद्दुद होता है या वायलेंस होता है या केओटिक बिहेवियर होता है तो फिर हमें काउंटर एक्शन लेना पड़ेगा, और अगर लेंगे तो फिर उससे नुकसान भी हो सकता है, टीएलपी का भी और लोगों का भी नुकसान हो सकता है, और वो जो नुकसान है वो खूनी भी हो सकता है। इसलिए मीडिया से ये रिक्वेस्ट की गई थी आयशा कि फिर आप इसको बढ़ा चढ़ा के बात ना कीजिएगा, बिकॉज हमारी कोशिश होगी कि इसको कंटेन कर लिया जाए, और रिक्वेस्ट थी। तो उस वक्त तो इस किस्म की हार्ड लाइन ली जा रही थी कि हम बिल्कुल किसी किस्म का ब्लैकमेल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि अब जाके एक मुआहदा हो गया, और मेरी मीडिया की इत्तला के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर साहब खुश नहीं हैं कि ये क्या मुआहदा हुआ है, ये किसने ऑथराइज़ किया था ये मुआहदा। हम तो बिल्कुल तैयार बैठे थे क्रश करने के लिए इनको, और ये अब ये मुआहदा क्यों हो गया? हमने तो और ब्रीफिंग्स दी थी,
और इसी तरीके के साथ कुछ लोग तो यहाँ तक ये भी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है क्या अग्रीमेंट हुई है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अब जो भी एग्रीमेंट हुई है, जिसके भी दस्तखत उसके ऊपर हुए हैं, कोई ज़रूरत नहीं उसके ऊपर बहस करने की या बताने की। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता निबट लेंगे, देख लेंगे क्या करना है और क्या नहीं करना, और इसको लो की किया जाए और अटेंशन जो है वो TLP से डाइवर्ट किया जाए, दूसरी तरफ अटेंशन किया जाए। तो मतलब मेरा ये कहने का है कि ये मुआहदा जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये फैसला था कि इसको क्रश करना है TLP को, और इस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला था कि नहीं, हमने खून नहीं बहाना चाहते, इसलिए ये सेटलमेंट हुई। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो खुश नहीं थे। अच्छा, अब वो क्योंकि इसीलिए बताना भी नहीं चाह रहे कि क्या मुआहदा हुआ, बिकॉज उसमें देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर साहब, फवाद चौधरी और सारे दीगर हजरात जो थे वो सारे एक ही बात करने लगे हुए थे। तो ये तो ऐसे लगता है कि ये एक यू टर्न नहीं, एक ही यू टर्न के अंदर पता नहीं कितनी यू टर्न इन्होंने कर ली हैं। और अगर लबायक अभी तक का बैठी हुई है और कल को फिर ये बाहर निकल सकती है और प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इश्यूज़ हैं आयशा इस वक्त भी, इसीलिए अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कॉल कर ली है एक पार्लियामेंट्री सेशन, ताकि अटेंशन डाइवर्ट हो और दूसरी तरफ अटेंशन को किया जाए। और इस तरफ लबायक को कह दिया आप 8-10 दिन इंतज़ार करें, हम बाकी जो मुआहदे के जो हिस्सा है जिसके अंदर आपके ऊपर जो बैन लगा हुआ है उसको विड्रॉ करना है, तो वो थोड़ा वक्त लगेगा कानूनी तौर पे, तो हमें थोड़ा सा वक्त दे दिया जाए। इसी तरीके के साथ वो भी इसीलिए बैठे हुए वहाँ, वो भी अभी घर नहीं जा रहे। तो मैं समझता हूँ ये मामला अभी तय नहीं पाया है। हमें एक लल ऐसे लग रहा है जैसे बात तय हो गई है, मगर तय नहीं हुई, बिकॉज हुकूमत का रवैया अभी भी जो है वो बड़ा अग्रेसिव है, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो मुतमईन नहीं है कि ये जो तय पाया है नेगोशिएशन करके, ये इसके नतीजे क्या होंगे और क्या नहीं होंगे। तो आगे जाके देखना है कि क्या ये जो सो कॉल्ड एग्रीमेंट है ये टूटती है या नहीं टूटती, और अगर टूटती है तो फिर TLP क्या करेगी, और अगर TLP फिर अपनी मुहिम शुरू करती है, जहाँ से बैठे हुए हैं वहाँ से आगे जाते हैं, तो फिर प्राइम मिनिस्टर और इनकी हुकूमत उसको कैसे निपटेगी। और प्राइम मिनिस्टर और उसकी हुकूमत एक तरफ, और इस्टेब्लिशमेंट जो कि खून नहीं बहाना चाहती, और उनकी पोजीशन क्या होगी। अच्छा, वैसे सेठी साहब ये एक अलग मंजरनामा है, अलग मंजर कशी आप कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने कल तफरीक पर बात की थी कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस पर तफरीक है कि किस तरह से जमात के साथ डील किया जाए, TLP के साथ। अब एजाज चौधरी साहब तहरीक इंसाफ वस्ती पंजाब के जो सदर हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम उनके साथ सियासी मामलात पर जल्द गुफ्तगू करेंगे, और अगर साद रिजवी साहब रिहा होते हैं तो वो उनके लिए उनकी रिहाई पर गुलदस्ता लेकर जाएंगे। ये तो शीरो शक्कर होने वाली बातें हो रही हैं। एजाज चौधरी साहब जाएंगे तो फिर वो शायद फवाद चौधरी साहब को भी साथ लेकर जाएं, शेख रशीद साहब को भी साथ लेकर जाएं। सीट एडजस्टमेंट तक की खबरें हैं सेठी साहब, लेकिन आप एक अलग बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो है हकीकत। जो एजाज चौधरी साहब बात कर रहे हैं ये है डाइवर्जनरी टैक्टिक्स। ये TLP को, तहरीक को सफन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो आपके साथ बिल्कुल तावन करेंगे, यहाँ तक कि आगे सीट एडजस्टमेंट भी करेंगे, हम तो आपको मेन स्ट्रीम करना चाहेंगे, आप अपनी ये बात छोड़ दें। ये बिल्कुल उनको सफन करने की अप्रोच है, और ये इनकी कोई ख़ास हैसियत भी नहीं है चौधरी साहब की पार्टी हायरार्की के अंदर। ठीक है, पंजाब के सदर हैं वहाँ, मगर कोई ख़ास हैसियत नहीं है इनकी, फैसले सारे बनीगाला में होते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि ये आगे जाके पता चलेगा कि इनकी हकीकत क्या है। अलबत्ता ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जब ये लबायक बनी थी और हमें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी ये पैगाम मिल रहा था कि हम इनको मेन स्ट्रीम करना चाह रहे हैं। मेन स्ट्रीम से मुराद ये है कि हम इनको ये जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है इससे हटा के हम इनको इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की तरफ धकेलना चाह रहे हैं। अब मेरा ख्याल है कि वो कुछ हद तक तो कामयाब हो गए हैं, बिकॉज़ कोई 22 लाख के करीब वोट इनको पंजाब में पड़ा है और ठीक ठाक वोट पड़ा है, और इनकी ये कोशिश है कि अगर आगे जाके इसको और थोड़ा मजबूत कर दिया जाए, उस सूरत में जिस सूरत में नून धन आएगी वहाँ अगली इलेक्शन में, और PTI की अपना वोट जो है वो टूट चुका होगा, तो फिर ये है कि कम से कम नून को तोड़ने के लिए अगर PTI को वोट नहीं मिलता है तो अपना वोट बैंक जो है वो थोड़ा शिफ्ट किया जाए टूवर्ड्स TLP, ताकि नून लीग को स्टॉप किया जाए फ्रॉम गेटिंग एन ओवरवेलमिंग 2/3 मेजॉरिटी इन पंजाब। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की बातें भी अब ये सोच रहे हैं।
कि एक तरफ तो टीएलपी जो है उसको उस तरफ धकेला जाए, दूसरी तरफ ये है कि उसको नून लीग के खिलाफ खड़ा किया जाए, क्योंकि इनको इस बात का एहसास है कि जिस किस्म की इन्होंने हुकूमत की है और मिसमैनेजमेंट की है, जैसे जब भी इलेक्शन अगली आएगी इनको तो कोई वोट नहीं पड़ेगा, या इनके वोटर जो है वो घर बैठ जाएंगे। तो इसका ये ख्याल है, इनका ये ख्याल है कि थोड़ा सा सीट एडजस्टमेंट करके अपना वोट तोड़ा ना जाए, शेयर किया जाए, और उस शेयरिंग के साथ नून लीग को रोकने की कोशिश की जाए। अच्छा, इस पर फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि इंतहा पसंद जमातें सियासत में बेहतर अदा करने के बजाय इंतशार फैलाती हैं। उन्होंने एक और मजहबी जमात की भी मिसाल दी। असल में सेठी साहब, जो बात आप कर रहे हैं उसी को लेकर सोशल मीडिया पर तो ये डिस्कशन हो रही है कि एक नया एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। 2018 में इस जमात ने जो किरदार अदा किया उसी किरदार को मजबूत बनाया जाएगा। अगले इंतखाबात में दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सिंध और पंजाब में टीएलपी रिस्क बन सकती है, खतरा? मेरा नहीं ख्याल ख़तरा बन सकती है। लोगों ने देख लिया है कि पीटीआई काम नहीं करती और काम करना नहीं आता, और ये लोग सवाए तोड़ फोड़ के और कुछ कर नहीं सकते। और तो ये लोग जो समझ रहे हैं कि टीएलपी आगे जाके बहुत बड़ी एक इलेक्ट्रल फोर्स बनेगी, मैं इत्तेफाक नहीं करता उनसे। मैं समझता हूँ कि लोग पहचानते हैं इनकी जो लिमिटेड किस्म की जो इनकी न्यूसेंस वैल्यू है, और एक तबका है जो कि अब नून लीग को वोट नहीं डालेगा या पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डालता, और क्योंकि पीटीआई से मायूसी है तो वो ज़ाहिर है टीएलपी को वोट डालेगा। मगर क्या ये वोट उतना डल जाएगा जिससे इनको सीटें मिल जाएंगी? मैं नहीं समझता। अगर रिगिंग ना हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो ये वोट इनको ये सीटें नहीं ज़्यादा जीत सकते। ठीक है। अच्छा सेठी साहब, अगर हम आपका जो स्टार्ट में तज्जिया था उसको लेकर चलें, उसके मुताबिक तो ये कि जैसे ये चिंगारी आर्जी तौर पर दबी है और वज़ीर आज़म ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें कुछ मजबूरियों का इदराक करना पड़ा और ये मुआहदा हुआ। वज़ीर आज़म ने अप्रैल के महीने में उस वक्त भी यही मामला था, तो एक तजवीज़ दी थी और उन्होंने इस पर सभी को ऑन बोर्ड लेने की बात की थी और कहा था कि मगरिब तौहीन रिसालत करने वालों पर पाबंदी लगाए। उन्होंने कहा जैसे उनके लिए हॉलोकॉस्ट है, हमारे लिए हमारे नबी की तकदीस बहुत मोहतरम है। तो इसी तरह के वो एक बात कर रहे थे कि सबको ऑन बोर्ड, सारी इस्लामी दुनिया जो है वो इस पर बैठे और इस मसले का एक हल निकाल ले। आपको लगता है कि ये जो हमारा इशू है लोकली, ये इंटरनेशनल लेवल के किसी सोल्यूशन से ही सॉल्व हो सकता है? हम इसको डोमेस्टिकली हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा हमारे मुल्क में ही ऐसा होता है कि मज़हब कार्ड जो है वो उसका जादू सर चढ़कर बोलता है। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। देखिए आयशा, एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर साहब चाह रहे हैं कि एक महाज इकट्ठा किया जाए बाकी मुल्कों का और वेस्टर्न पास को, जहाँ तौहीन होती है हमारे मज़हब की और हमारे रसूलुल्लाह की, तो वो तो अलग बात है। मगर वहाँ कोई उनको किसी ने घास नहीं डाला प्राइम मिनिस्टर साहब को। मगर उसका जो घर में जो असर हुआ है, काउंटर एक्शन जो यहाँ हुआ है कि यहाँ लोग तैयार हो गए हैं। अब वो तैयार हो गए हैं और आपकी हुकूमत जो है वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है इंटरनेशनली, क्योंकि उनको घास कोई नहीं डाल रहा वहाँ। और ऊपर से ये भीख मांगते हैं उनसे जाके। एक तरफ ये भीख मांगते हैं, दूसरी तरफ ये उनको कहते हैं आप ये करें वो करें। वो नहीं करते। उनकी सारी जमहूरी ट्रेडिशन और रवायत जो है, उनके जो इनकलाब वहाँ आए हुए हैं वो बिल्कुल फ़र्क है, वो सेकुलर रियासतें हैं। अब वो आपकी बात नहीं मानेंगे इन चीज़ों पर। तो अब बात यह है कि जब आप ये काम करते हैं वहाँ जाके, वहाँ तो असर कोई नहीं होता, उसका असर घर हो जाता है। घर में फिर तहरीकें शुरू हो जाती है इस किस्म की, जो कि आखिर में आपके गले आके पड़ जाती है। फिर आपको समझ नहीं आती आप क्या करें। अब वो कह रहे हैं फ्रांस के साथ तल्लुकात तोड़ें, आप तोड़ नहीं सकते। वो कह रहे हैं आप सफ़ीर को निकालें, आप सफ़ीर को निकाल नहीं सकते। आप सफ़ीर को निकालेंगे, तल्लुकात यूरोपियन यूनियन से ख़राब होंगे। 7 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट आप करते हैं वो फारग हो जाएगी। आपका रुपया 170 के करीब है, ये 250 पे पहुंच जाएगा और फिर आपकी चीखें निकलेंगी। तो फिर आप किसके पास जाएंगे? तो अब बात ये है कि ये बातें ठीक हैं, ये मगर ये सोची समझी बातें नहीं होती। ये सिर्फ लोगों को उकसाने के लिए होती हैं और अपने आप को एक कानूनी ढांचा देने की ज़रूरत होती है। और हर हुकूमत जो कमज़ोर होती है या अनपॉपुलर हो जाती है या जिसे हुकूमत करनी नहीं आती, वो हमेशा मज़हब का सहारा लेती है और सहारा लेके मज़हब की गोली देती है, मीठी सी गोली देती है अवाम को। अवाम बेचारी बेबस होती है, उसे हकीकत का पता नहीं होता और वो फिर वो कहते हैं ठीक है यार फिर यही है और तो कुछ नहीं, तो कम से कम अल्लाह ताला तो हमारे साथ है ना। अगर हमें ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा तो दुआ तो कर सकते हैं, अल्लाह ताला का सहारा लेते हैं। तो फिर वो मज़हब की तरफ जाते हैं और फिर जाके जब ये मज़हब की तरफ जाते हैं तो फिर इस किस्म की चीज़ें होती हैं, फिर ये आके आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है। अब आप सोचिए
आपका क्या ख्याल है? और ये मैं बड़ा सोचा समझा सवाल आपके और आपके व्यूज़ के लिए, नाज़रीन के लिए मैं पेश करता हूँ। आपका क्या ख्याल है, हमारी जो रियासत है, आपका ख्याल है ये रूलिंग क्लास, ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, बिगर इस्टेब्लिशमेंट, सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं, बिगर इस्टेब्लिशमेंट जो इस हुक्म जिस मुल्क को चलाती है, क्या वो किसी एक मजहबी जमात को इलेक्शन जीत के आने देगी ताकि ये जो कुछ बना हुआ है ये सारा टूट जाए, सारा फारग हो जाए और यहाँ कोई इस्लामी इनकलाब आ जाए और फिर आपका वही हशर हो जो ईरान का हुआ? ईरान के पास तो तेल था, गैस थी, तो वो मतलब है कि बेल्ट टाइट कर करके और जमहूरियत को ख़त्म करके एक डिक्टेटरशिप कायम करके वो सर्वाइव तो कर गए हैं, मगर वहाँ के लोगों को पूछे उनका हाल क्या हुआ? सैंक्शंस लगे हुए हैं, हर जगह से अटैक आ रही है क्या? और वो तो सिर्फ आपसे उनकी पॉपुलेशन 1/3 हिस्सा भी नहीं है और उनके पास इतने वसाइल हैं। आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। आपके पास तो पानी भी नहीं है, पानी की भी शॉर्टेज हो रही है। जब आपको पानी चाहिए होता है तो उस वक्त पानी नहीं मिलता और जब नहीं चाहिए होता तो फ्लड आ जाते हैं। आप तो रिजर्वायर्स भी नहीं बना सकते, डैम्स भी नहीं बना सकते, आप IMF के पास भीख मांगने जाते हैं। तो आप सोचिए क्या ऐसी सूरत हाल हो सकती है? इसीलिए जमात इस्लामी कामयाब नहीं हुई, इसीलिए JUI जो है वो एक मखसूस किस्म के इलाके में उनका छोटा सा वोट बैंक है और वो उनको वोट मिलता है। थोड़ा सा वोट बलूचिस्तान में मिल जाता है, थोड़ा सा KP में मिल जाता है, पंजाब में कोई ख़ास नहीं मिलता, सिंध में थोड़ा सा, कराची में मिल जाता है, बाकी सिंध में नहीं मिलता। वो अर्बन एरियाज़ में जहाँ इस किस्म की लो मिडिल क्लास है जो कि रिलीजियस माइंडेड है, मगर सारा पाकिस्तान तो ऐसे नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जमातें होती हैं स्पॉयलर्स के तौर पे आती है। ये जो रूलिंग क्लास है आपकी, ये जो रूलिंग जेंट्री है, ये जो एलिट्स हैं इस मुल्क की, जिसके अंदर मिलिट्री, सिविल सर्विस, जुडिशरी, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, कैपिटलिस्ट्स, अपर मिडिल क्लास, ये कभी भी ऐसी यहाँ मजहबी जमात को वोट नहीं डलने देंगे। अगर आवाम भी तैयार हो जाए तो ये बिल्कुल नहीं होने देंगे, ताकि ये ना हो कि यहाँ की रियासत जो है उसको ये कैप्चर कर लें और कैप्चर करके यहाँ एक ऐसा निज़ाम लाएं जहाँ सबकी फारग हो जाए, सभी छुट्टी हो जाए और ऊपर से दुनिया आपको सैंक्शंस लगा दे। ठीक है सेठी साहब, आपने समझा दिया कि एक तरफ आवाम की मंशा और मर्ज़ी है और एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी और मंशा है, और यहाँ पर हमें ये भी समझ आ गई कि हमारे मुल्क में ताकत का सरचश्मा सामने क्या है और हकीकत में क्या है। सेठी साहब ने बात की रुपए की कदर की, अगर यूरोपीय यूनियन के साथ हम ताल्लुकात मुनक़ता करते हैं तो बात कहाँ तक जाएगी। ये तो पॉसिबिलिटीज़ की जब बात हो रही है, इम्कानात की जब बात हो रही है, तो ज़रा मईशत की तरफ आएंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आगे। वेलकम बैक टू द शो। जब हम मुशीर ख़जाना को सुनते हैं तो वो हमें डरा रहे हैं, मज़ीद जो हमारी परेशानियां उनमें इजाफ़ा कर रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि बिजली और तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा होगा। लेकिन हम अपने वज़ीर आज़म की तरफ जब देखते हैं, इमरान खान साहब वो इजलास पे इजलास मुनक्किद करते हैं और उनको सबसे ज़्यादा फ़िक्र भी महंगाई ही की रहती है, ये हमें वो ज़रा बताते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि वो अशया खुरोनोश और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हमें फवाद चौधरी साहब ने कल ही बताया कि वज़ीर आज़म महंगाई से रिलीफ़ के लिए एक पैकेज का ऐलान करने वाले हैं जिससे 1 करोड़ आबादी मुस्तफ़ीद होगी, कम आमदनी वाले अफराद इससे मुस्तफ़ीद होंगे। अच्छा सेठी साहब, ये हमारे सामने है और ये 2 पिक्चर्स हैं, जो एक पिक्चर हमें मुशीर ख़जाना दिखा रहे हैं और एक पिक्चर हमें हुकूमत दिखा रही है, फवाद चौधरी साहब दिखा रहे हैं। अच्छा, मैं हुकूमत से अलग नहीं करी मुशीर ख़जाना को, लेकिन क्योंकि वो बात और करें, आप हमें बताएं हम किस पर यकीन करें? आने वाले दिनों में हमारे ज़ख्मों पर मरहम रखा जाएगा या मज़ीद नमक पाशी होगी? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब तो 3 साल से कह रहे हैं घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं, और 3 साल से हम सुन रहे हैं कराची पैकेज आ रहा है, कोविड पैकेज आ रहा है, डेवलपमेंट पैकेज आ रहा है, कंस्ट्रक्शन पैकेज आ रहा है, मतलब एक पैकेज के बाद दूसरे पैकेज का ऐलान होता है। मुझे याद है जब ये कोविड पैकेज आया था तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि 1000 अरब रुपया ये डिसबर्स करेंगे उन लोगों को जिनको एहसास प्रोग्राम के ज़रिए, और पता ये चला कि सिर्फ को 150 अरब रुपया इवेंचुअली उसका को 10-15% सिर्फ डिसबर्स किया, उन्होंने दिया। और वो 1 साल में देना था जो इन्होंने 3 महीने में दे दिया, ठीक, मगर वो उसके बाद पैसे ख़त्म हो गए। तो अब बात ये फिर वही बात हो रही है कि जी 1 करोड़ लोगों के लिए ये कोई पैकेज लेके आ रहे हैं। दरअसल ये वही बजट, देखिए बजट तो हर रोज़ नहीं बनता ना, बजट तो एक बन चुका है। जुलाई में बजट आया था, बजट के अंदर पैसे रखे गए थे इसी किस्म के काम के लिए,
कोई नए पैसे तो कहीं से नहीं आ रहे, इनफैक्ट पैसे तो कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन, क्योंकि टैक्सेस पूरे नहीं हो रहे हैं। तो ये पुराना पैकेज जो है, जो पैसे रह गए हैं, उसी को फिर ये घूम फिरा के फिर ड्रामा करेंगे कि जी एक नया पैकेज आ रहा है 1 करोड़ लोगों के लिए। अब बात ये है कि ऐसी कोई बात नहीं होनी, सिर्फ अनाउंसमेंट्स ही होनी है और कोई इसमें इजाफा वगैरह नहीं होना, और झूठ बोलेंगे। उसके बाद जब हकीकत होगी तो पता चलेगा कि जी 6 माह के बाद कि उसका 10% पैसा ही इन्होंने डिसबर्स किया। अच्छा, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये कहते रहते हैं, सिर्फ दिलासा देते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के पैकेज के लिए पैसे देने हैं, वो बेचारे कह रहे हैं मेरे पास पैसे ही कोई नहीं। सऊदी अरेबिया से जो पैसा मिला वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सिर्फ रिजर्व में रख सकते हैं। उसकी वजह से सिर्फ आपका जो डॉलर है वो और महंगा नहीं होगा, आपको रुपया और सस्ता नहीं होगा, और सिर्फ उस वजह से है। वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते गरीबों के ऊपर या किसी और के ऊपर, या सड़कें बनाने में या डैम्स बनाने में, या ये एहसास पैकेज के अंदर देने के लिए। वो बैंक में रखा जाएगा और बैंक पे रिजर्व्स को रखा जाएगा, ताकि जब डॉलर महंगा होता है तो स्टेट बैंक वो पैसा इस्तेमाल करके डॉलर वापस खरीद ले, और ताकि डॉलर जो है स्टेबल रहे। तो अब सऊदी अरेबिया का पैसा तो नहीं, बाकी कोई 1.5 अरब रुपया वो, और डिफर्ड ऑयल फैसिलिटी है। वो डिफर्ड ऑयल फैसिलिटी तो मुराद ये है कि जी वो फैसिलिटी तो आपको दे देंगे, और वो कहेंगे जी आपने हमसे 1.5 अरब डॉलर का आपने तेल खरीदा है, चले आपने 30 दिन के अंदर पैसे देने थे या 90 दिन के अंदर देने थे, चले आपको 30 दिन और दे देते हैं। बस इससे ज़्यादा और कोई खाता नहीं है ये। वो भी ना इधर की बात है ना उधर की बात है। बात तो ये है कि तेल जो आप खरीदेंगे वो कितना महंगा होगा। तेल पहले से महंगा हो रहा है बाहर, और गैस भी महंगी हो रही है। और गैस तो आपके पास, आपने जो गैस ऑर्डर की थी वो तो गैस भी आपको अब दिसंबर में नहीं मिलने जा रही। आप भाग दौड़ कर रहे हैं कहीं से गैस मिल जाए। जो आपने साइन किए थे कॉन्ट्रैक्ट, 2 अहम कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे गैस के, वो फारग हो गए, वो भाग ही गए। लोग कहते हैं नहीं जी गैस महंगी हो गई है, पैसे और दे, नहीं तो नहीं देंगे। और इनके पास ना वकील हैं कोई तकड़े, ना उनको ये टाइट कर सकते हैं। और क्यों? क्योंकि जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं उसके अंदर इतनी बड़ी गैप्स हैं ताकि वो उसमें से वो निकल गए बाहर। ये तो हाल है इनका। अब आप आइए कि शौकत तरीन साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे 2 प्रॉब्लम्स हैं IMF के साथ, जैसे ही वो हल होते हैं तो मैं कुछ पैसे आ जाएंगे। पहली बात तो ये है कि वो 2 प्रॉब्लम कौन से है, और दूसरी बात ये कितने पैसे आएंगे। ये सब देखने वाली बातें हैं। क्या उसके साथ मसला भी हल होगा कि नहीं। पहला मसला तो ये है कि IMF कह रही है कि भाई आपके पास पैसे नहीं हैं, हम तो दे देंगे थोड़े से। प्राइम मिनिस्टर साहब भी बड़े 1 करोड़ लोगों के लिए कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, पैसे कोई नहीं है। चले फिर पेट्रोल की कीमत और बढ़ाए ना, चले जी बिजली की कीमत और बढ़ाए ना, चले गैस की कीमत और बढ़ाए ना। ये काम तो आप करें ना सबसे पहले। आप कहते हैं भाई अभी हमने तो अभी बढ़ाया है, हम कहाँ से और बढ़ाएंगे, आवाम हमारे गले पड़ जाएगी। अगर जी हमारा ये खाता नहीं है। आपने चाइना के पैसे वापस करने हैं, हमारे पैसे वापस करने हैं, दुनिया के पैसे वापस करने हैं, आगे आपने इंपोर्ट करनी है चीज़ें हमारे मुल्कों से। तो पैसे कहाँ से आएंगे जब तक आप टैक्सेस नहीं लगाएंगे, और टैक्स लगाएं, और टैक्स लगाएं, और टैक्स लगाएं। अच्छा, जब ये टैक्स लगाते हैं तो अमीरों के ऊपर उसका इतना असर नहीं पड़ता, गरीबों के ऊपर पड़ता है। क्योंकि तेल तो सबको चाहिए, गरीबों की मोटरसाइकिलों के लिए भी चाहिए, आपके चूल्हे के लिए भी गैस चाहिए। तो ये तो फिर सबको देना पड़ता है। या तो ये होना कि ये करे ये कि अमीरों के लिए तेल की कीमत जो है वो, बिजली की कीमत जो है वो बहुत महंगा दे। कहीं जी जो भी 300 यूनिट से ज़्यादा करता है उसको दुगना देना पड़ेगा अपना, ताकि अमीरों के जो ज़्यादा कंजम्पशन है बिजली की वो कम करें या ज़्यादा पैसे दें, और गरीबों के लिए सस्ता रख दें। कुछ ना कुछ तो करें, मगर वो भी नहीं करते। गरीबों में भी वो आप 300 यूनिट के साथ क्या फ़र्क, कितना, सबको 2 बल्ब भी नहीं चला सकते आप। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि एक तरफ से ये और कीमतें बढ़ाना चाह रहे हैं। पहली IMF की कंडीशन ये है। दूसरी चीज़ ये है, वो कहते हैं टैक्सेस जो हैं वो बढ़ाएं, इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो हैं वो ना बढ़ाएं, टैक्सेस बढ़ाएं। अब जो बंदा पहले टैक्स दे रहा है वो तो पिसा हुआ है, और जो नहीं दे रहा उसको लेके नहीं आते, उसको पकड़ते नहीं, डरते हैं उनसे। क्योंकि वो लोग हैं जो कि घरों में पैसे रखे हुए, अब बैंकों में भी नहीं रख रहे, उनके पीछे जाना कोई आसान काम है। अब फिर शोर पड़ जाता है क्योंकि इनका वोट बैंक जो है ना वो वहीं से आया। अच्छा, अब ये है सिचुएशन के दूसरी वजह क्या है। वो IMF की कंडीशन है कि स्टेट बैंक को आज़ाद करें आप, फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके ऊपर कंट्रोल ना करे। स्टेट बैंक फैसला करे कि रुपया कहाँ जाएगा, स्टेट बैंक फैसला करे कि सूद जो है, इंटरेस्ट रेट जो है वो कितने होंगे, और कारोबार जो है वो किस तरीके से बढ़ेगा या किस तरीके से कम होगा। ये बड़ी अहम बात है। इसके 2 पहलू हैं।
पहला तो ये है कि स्टेट बैंक का जो कानून है वो इतनी जल्दी जो है वो उसको तब्दील नहीं किया जा सकता, उसके लिए पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा और तब्दीली करनी पड़ेगी स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के ऊपर, जो कि इतनी जल्दी नहीं हो सकती क्योंकि मसले हैं। मगर दूसरी बात यह है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको ऑटोनॉमस होना भी नहीं चाहती, वो आज़ाद नहीं करना चाहती उसको, क्योंकि अगर उन्होंने आज़ाद कर दिया तो पता क्या होगा, वो है IMF का बंदा लगा हुआ वहाँ। IMF का बंदा जो है ना वो टूटी को टाइट करता है, शौकत तरीन टूटी को खोलना चाहते हैं, वो IMF कह रही है उसको आज़ाद करें ताकि वो टूटी टाइट कर दे। मतलब ये है कि शौकत तरीन साहब कहते हैं इंटरेस्ट रेट्स जो है उनको गिराएं, पैसा मार्केट में फेंकें ताकि ग्रोथ हो। IMF कहती है नो, ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें स्टेबिलिटी चाहिए, आप टाइट करें, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं उनको बढ़ाएं ताकि लोग कम आपसे बोरो करें। जब कम बोरो करेंगे, गवर्नमेंट भी कम बोरो करेगी तो कम खर्चे होंगे, कम खर्चे होंगे तो जो आपके पास पैसे बचे हैं वो फिर इस्तेमाल हो सकेंगे, अदरवाइज आप फिर खसारे में चले जाएंगे। तो पूरी स्टेट बैंक जो है उसकी पॉलिसी एक है या एक होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू IMF, और फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है कि हम नहीं, स्टेट बैंक का कंट्रोल हम नहीं छोड़ते। IMF ने अपना बंदा तो वहाँ डाल दिया, पहले IMF ने अपना बंदा फाइनेंस में भी डाला हुआ था, हफीज शेख, वो काम नहीं चला। अब शौकत साहब आ गए, शौकत साहब ने कहा मैं सब कुछ ठीक करता हूँ। अब उनका जो ठीक करने का फॉर्मूला है वो IMF को पसंद नहीं है। तो इस किस्म के मसले हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता ये हल भी हो जाएंगे, मगर फिर कोई ना कोई रास्ते में कोई रोड़ा फेंक देगा, कोई ना कोई मसला बन जाएगा। आगे आइए, अब वो कहते हैं जी ये जो स्टेट बैंक वाली बात है इसको छोड़ दें, ये बाद में हम कर लेंगे, अभी आप वो हम पेट्रोल शोर की कीमतें थोड़ी बहुत बढ़ा देते हैं। अब बात ये है आयशा, लास्ट वर्ड, अच्छा अब बात ये है कि ये अगले हफ्ते नहीं, 10 दिन नहीं, 2 हफ्ते नहीं, हो जाएगा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कंडीशंस के ऊपर साइन हो जाएगा और थोड़े से पैसे आपको $300-400 मिलियन पहली ट्रांश जो है, पहला जो है ना वो सेगमेंट आ जाएगा। उसके बाद जब अगली दफ़ा जाएंगे उनके पास फिर रोक देंगे, फिर टाइट कर देंगे आपको। तो ये IMF के साथ ये चीज़ चलती रहेगी और कोई हल लॉन्ग टर्म नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसी सूरत हाल में आपने जैसे कि कहा कि हुकूमत ये कहेगी कि हम कीमतें कैसे, हमारे गले पड़ जाएंगे, सिर्फ अवाम ही नहीं, अपोजिशन के गले पड़ने के भी इम्कानात अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये कहकर अभी मामले को टाल दिया और उनका ये कहना है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए अभी वक्त नहीं आया। ना मालूम वो किस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, इस पर हम प्रोग्राम्स में बात करते रहेंगे। अभी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और अब वो सवाल जो आप सेठी साहब से पूछना चाहते हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सेठी साहब, जैसा कि लग रहा है कि इंडिया की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी, मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो BCCI के लिए कितना बड़ा झटका होगा, क्योंकि अगर एडवर्टाइज़र ही भाग जाएंगे तो क्या होगा। इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल है कि अफ़गानिस्तान की टीम किस हैसियत से खेल रही है। ना झंडा अफगानिस्तान का है, ना तराना अफगानिस्तान का है, ना तालिबान ने इनको भेजा है, तो ये किस हैसियत से मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं और ICC अफगानिस्तान के बारे में क्या सोच रही है। थैंक यू। सेठी साहब, लोडेड क्वेश्चन है, लेकिन आप जवाब दें कि अगर इंडिया ही निकल जाता टूर्नामेंट से तो क्या होगा, फाइनेंसेस का क्या होगा। देखिए काफ़ी बहुत बड़ा धक्का तो लगेगा, इस पर तो कोई शक नहीं है और सही बात है। बहुत से एडवर्टाइजर्स ने, उनका तो ये ख्याल था इंडिया जीतेगा, ये छोड़ेगा इस फाइनल तक पहुंचेगा, वो तो हर सोचे से जीतेगा। यहाँ तो फिक्रमंद है इस वक्त के सेमीज़ में भी जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसलिए बिल्कुल इस पर कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा धचका है। और क्योंकि इंडिया होस्ट है तो इंडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो इंडिया का होगा, ICC का इतना नहीं होगा क्योंकि वो तो अश्योर्ड है उनकी जो बाकी चीज़ें। BCCI का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अगला जो सवाल है कि जी अफ़गानिस्तान को कैसे खिलाया जाए, अफ़गानिस्तान किस हैसियत में खेल रहा है। वो झंडा जो है तालिबान तो उस पर एतराज़ करते रहे, वो उसी परचम के साथ आए हैं सेठी साहब। वो इसलिए क्योंकि अभी तक तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज़ नहीं किया ना UN ने। जब तक तालिबान की हुकूमत को रिकग्निशन नहीं मिलती उस वक्त तक तो पुरानी हुकूमत ही अभी रिकग्नाइज्ड हुकूमत थी, अशरफ गनी की हुकूमत। वहाँ इनकलाब आ चुका है, मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, यूनाइटेड नेशंस जो है, वो पिछली हुकूमत को रिकग्नाइज़ करती है, इसलिए ये सब चीज़ें चल रही हैं। मगर थोड़ी बात को आगे बढ़ाते हैं, ये तो कानूनी नुक्ता है। बात ये है कि ये इंडिया इसको होस्ट कर रहा है, इंडिया कंट्रोल करता है ICC को भी।
इंडिया ने बहुत मदद की है अफ़गानिस्तान की। एक ज़माना था कि पाकिस्तान बहुत मदद करता था, मगर उसके बाद जब अफ़गानिस्तान की हुकूमत ये गनी की आई और पाकिस्तान की हुकूमत के तल्लुकात ख़राब हो गए हमारे ज़माने में, तो ये अफ़गानिस्तान के लोग जो थे, ये क्रिकेटर्स जो थे, इन्होंने अपना रुख इंडिया की तरफ कर लिया। इन्होंने, इनकी ट्रेनिंग भी वहाँ होती रही, इनको इंडिया वाले बहुत सी फैसिलिटीज़ भी देते रहे, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर अफ़गानिस्तान ने हमेशा उस वक्त इंडिया की साइड ली थी, वो पाकिस्तान की साइड नहीं लेते थे। और सारी की सारी उनको सपोर्ट जो था वो इंडिया की तरफ से था। इंडिया ने उनको पुश करके और आगे बढ़ा के लेके आए। अब तो ये सूरत हाल है, तो इसलिए अफ़गानिस्तान की टीम को रिकग्नाइज़ भी किया गया और उनको सहूलत भी मिल रही है। मगर मैं समझता हूँ इसका अच्छा नतीजा निकला है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की टीम बहुत अच्छी टीम निकल रही है, और मैं समझता हूँ कि ये अनकरीब अगर इनको थोड़ी भी सपोर्ट मिल जाए तालिबान की तरफ से, जो कि मैं समझता हूँ जैसे ही वो तालिबान मॉडरेट होते हैं, तालिबान की 1.0 वर्जन की जगह पे 2.0 सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, तो मेरा ख्याल है जैसे ही उनकी टीम की कारकर्दगी अच्छी होगी तो तालिबान भी इनको रिकग्नाइज करके सपोर्ट करेंगे। तो बाय एंड लार्ज अच्छी बात है ये। ठीक है, अब सेठी साहब, ये खेल के हवाले से आपने सवाल का जवाब दे दिया। अब हम ज़रा एक सियासी खिलाड़ी लेते हैं, एक और सवाल आया वो आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये है कि आप लंदन में हैं, हम यहाँ सुन रहे थे कि आप कोई ख़ास पैगाम लेकर लंदन गए, लेकिन आपने इनकार कर दिया कि आप कोई पैगाम लेकर नहीं गए। चलें यही बता दें कि आपने उनको मशवरा क्या दिया है। क्या यही मशवरा दिया जो बाकी नून लीग वालों ने दिया है कि वहाँ लंदन में ही सुकून से बैठे रहें? आपने तमाशा ख़त्म करने का मशवरा दिया सेठी साहब, या कोई और? बात ये जी कि आप सुन रहे थे, आपको कौन सुना रहा था? क्या मैंने सुनाया था कि मैं कोई पैगाम लेके जा रहा हूँ? आप सुन रहे थे। ये सुनने में तो बहुत सी बातें आती हैं, आप मत सुना करें। चले, मैंने कह जो दिया, मैं कोई पैगाम लेके नहीं गया। दूसरी बात यह है कि मैंने क्या मशवरा दिया मियाँ साहब को? अरे भाई, मैं कौन होता हूँ मशवरा देने वाला खुफिया? सर, आपने कहा मैं कौन होता हूँ मशवरा देने वाला, तो मैं साबिक वज़ीर आला पंजाब आप रहे हैं, चेयरमैन पीसीबी रहे हैं, इसके अलावा भी हमारी सियासत में, सहाफ़त में आप जाने मानी शख्सियत, और आपने कहा मैं कौन होता हूँ। मैं तो इससे एग्री नहीं करती। अच्छा, तो देखिए यार, मेरी एक ही मुलाकात हुई है मियाँ साहब से, मेरी कोशिश है एक आध और हो जाए। आपको पता है मियाँ साहब जो है ना, वो बड़े पत्ते जो है ना ऐसे करके पोकर की तरह खेलते हैं, ऊपर से मास्क वास्क पहनते हैं। तो बात यह है कि उन्होंने तो मुझे पूछते ही रहे सवाल मेरे से, फ़लाना क्या हो रहा है, फ़लाना क्या हो रहा है, ये वो। मगर अब आप पूछते हैं तो मुझे तो उन्होंने कोई ख़ास बात नहीं बताई, ना ही वो बताएंगे। मेरा ख्याल है वो सवाए शहबाज शरीफ के और मरीम के किसी के साथ फुल कॉन्फिडेंस में किसी को भी नहीं लेते। वो अपनी पार्टी वालों को भी उतनी बात ही बताते हैं जितनी उनका ख्याल है मुनासिब है, क्योंकि उनको पता है कि पार्टी के पेट बड़े खुले हैं, कोई इधर से कोई उधर से, हर रोज़ कोई कहता है दिसंबर में आ रहे हैं, कोई कहता है जनवरी में आ रहे हैं, और लोग लगे रहते हैं वहाँ। बहरहाल मैंने उनको क्या मशवरा दिया? मैं मशवरा नहीं दिया, मेरे से वो तजिया पूछ रहे थे। आपका क्या ख्याल है ऐसे होगा, आपका क्या ख्याल है इलेक्शन कब होंगे, आपका क्या ख्याल है कैसे होंगे, इस्टेब्लिशमेंट की क्या सोच है, इमरान खान क्या करने जा रहा है, तब्दीलियाँ जो होने जा रही हैं कैसे होंगी नहीं होंगी, वो सवाल पूछते रहे और मैं अपना तजिया देता रहा हूँ, जो कि मैं आपके सामने भी देता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई खुफिया ना पैगाम लेके गया ना पैगाम लेके आया हूँ। अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि जब बंदा एक दूसरे से सवाल भी करता है ना, तो उसके सवाल से पता चल जाता है कि इसके जहन में क्या चीज़ है। तो उनके जो सवाल थे वो बड़े फोकस थे, और वो सवाल जो है, अगर मैं आपको बताऊं किस किस्म के सवाल थे, तो उससे फिर आप भी शायद कुछ अंदाज़ा लगा सकेंगे। सवाल ये थे कि आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान इस वक्त कितनी सीरियस ट्रबल में है? पहला सवाल। आपका क्या ख्याल है कि ये एक पेज फट गया है या अभी भी चल रहा है? आपका क्या ख्याल है कि ये डिले क्यों की गई जनरल फैज़ की ट्रांसफ़र की, इसके पीछे क्या है? आपका क्या ख्याल है ये जादू मंत्र किस हद तक हावी है? तो इस किस्म की चीज़ें थी। अब इसका क्या जवाब दिया मैंने, मैं तो हर रोज़ आपके सामने देता ही हूँ। तो मेरा ख्याल है अब ये मौजू को बस कर देना चाहिए, मुझे मौका देना चाहिए कि मैं फिर उनसे मिलूं और कुछ ख़रीदने की कोशिश करूं। अगर मैंने सारी बात जो है वो पहले ही कर दी तो वो मुझे मिलेंगे ही नहीं, फिर वो कहेंगे लो जी है तो पांडे गए तो जाके सारी गल साड़ी स्ट्रैटेजी और सारी जो है बाहर जाके बता देता है। तो मेरा ख्याल है, मगर वो इस वक्त थोड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये सिलसिला काफ़ी देर तक नहीं चलेगा।
कॉन्फिडेंस तो उनमें इसलिए भी होगा ना सेठी साहब कि ये कहा जाता है कि बेल आउट कर रही है मुस्लिम लीग नून इस हुकूमत को, ताकि इस्टेब्लिशमेंट को पता चल जाए कि उनका ये तजर्बा किस बुरी तरह नाकाम हुआ है। बहरहाल आपने सवाल उन्होंने आपसे पूछे, लेकिन शायद ये कयास भी लगाया जाए आपकी इस तरह की बातों के बाद कि पहले आप पैगाम लेकर गए और अब आप दोबारा मिलेंगे तो आप उनसे उसका जवाब लेंगे। यू नो, अंदाजे तो लगाए जा सकते हैं और हमारे मुल्क में सियासत में अंदाज़ों से ज़्यादा काम चलाया जाता है। टेलीविजन स्क्रीन पर नाजरीन आपके सामने जो नंबर है इस पर सवाल आप सेठी साहब से पूछ सकते हैं। अपना सवाल हमें वीडियो के जरिए रिकॉर्ड करके भेजिए और फीडबैक भी हम तक पहुंचाइए। आपका भी शुक्रिया सेठी साहब, आपका भी शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने कहबान।